गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेंटेंसेस की ऑनलाइन क्लास में आज हम क्षितिज खंड से चैप्टर 15 स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पढ़ेंगे, जिसके रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिसके बारे में हम पहले जानेंगे, लेखक का परिचय जानेंगे कि लेखक द्विवेदी जी का जन्म वर्ष 1864 में उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में हुआ। स्कूल शिक्षा के पूर्ण होने पर इन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली। नौकरी को छोड़कर वर्ष 1903 में इन्होंने हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती का संपादन प्रारंभ किया। वर्ष 1920 तक इसके संपादक भी रहे। इनके द्वारा रचित रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली नाम से इनका संपूर्ण साहित्य 15 खंडों में प्रकाशित है और इस प्रकार 1938 में इस मूर्धन्य साहित्यकार का देहवासन हो गया, अर्थात ही मृत्यु को प्राप्त हुए। तो देखिए, अपनी इस रचना में बताते हैं प्रस्तुत लेख एक विचारात्मक लेख है। प्रस्तुत लेख एक विचारात्मक लेख है। इस लेख के माध्यम से लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ऐसी सभी पुरानी रूढ़ियों अर्थात परंपराओं का विरोध किया है। ऐसी बहुत सारी रूढ़ियों और परंपराओं का विरोध किया है जो स्त्री शिक्षा को व्यर्थ अथवा समाज के विघटन का कारण मानती है। यह लेख पहली बार सितंबर 1914 की सरस्वती में पढ़े लिखों का पांडित्य नामक शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। बाद में महिला मोद नामक पुस्तक में शामिल करते समय द्विवेदी जी ने इसका शीर्षक बदलकर स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन रख दिया। प्रस्तुत लेख में द्विवेदी जी ने सड़ी गली परंपराओं को ज्यों के त्यों न अपनाकर अपने विवेकपूर्ण दृष्टि से फैसला लेकर ग्रहण करने योग्य बातों को ही अपनाने के लिए कहा है। समाज में अपनी अलग अलग पहचान बनाने के लिए अनेक स्त्री पुरुषों ने लंबा संघर्ष किया। आज लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों से आगे निकल गई हैं। वर्तमान नवजागरण काल में स्त्री शिक्षा के विकास के साथ साथ जनतांत्रिक एवं वैज्ञानिक चेतना के संपूर्ण विकास के लिए अलख जगाया। तो इस प्रकार अपनी इस रचना में उन्होंने स्त्री शिक्षा के बारे में बताया है। देखिए क्या बताया है। बड़े शौक की बात है, आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके और गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं, और लोग भी ऐसे वैसे नहीं, सुशिक्षित लोग हैं। ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों और शायद कॉलेजों में भी शिक्षा प्राप्त की है या शिक्षा पाई है, जो धर्मशास्त्र और संस्कृत के ग्रंथ साहित्य से परिचय रखते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, और जिनका पेशा कुशिक्षितों मतलब बुरी शिक्षा, सुशिक्षितों मतलब कुशिक्षितों को सुशिक्षित करना मतलब अच्छी शिक्षा, कुमार्गामियों और सुमार्गामियों मतलब कुमार्ग से मतलब है बुरे मार्ग पर, सुगामी मतलब अच्छी राह पर चलने वाले बनाना, अधार्मिकों को धर्म तत्व समझाना है। उनकी दलीलें सुन लीजिए। देखिए वो क्या क्या हैं, उनकी दलीलें क्या क्या हैं। पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से आपड़ों की भाषा में बातें कराई गई हैं। पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन, इससे बताया गया है कि परंपरा पहले से ही चली आ रही है। इससे प्रमाणित नियमवत प्रणाली जरूर लिखी मिलती है। स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। शकुंतला इतना कम पढ़ी थी कि गंवारों की भाषा में मुश्किल से ही एक छोटा सा श्लोक वह लिख सकी थी। शकुंतला से तात्पर्य है इसमें उनका चरित्र किया गया है, जो अभिज्ञान शकुंतलम एक बहुत बड़ा महाकाव्य है, अभिज्ञान शकुंतलम, जिसमें एक शकुंतला और दुष्यंत की कहानी है। तो तिस पर भी उसकी इस
इतनी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला था। शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था। जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा वह अपड़ों की भाषी थी या अपड़ों जैसी भाषा थी। अतएव नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही, अपढ़ गंवारों की भी भाषा पढ़ाना स्त्रियों को बर्बाद करना है। इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर अपेक्षा या उनकी उपेक्षा ही है। इस प्रकार की दलीलों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर उनकी उपेक्षा ही है। तथापि हम दो चार बातें लिख देते हैं। प्रस्तुत लेखक में लेखक दुख प्रकट करते हुए कहते हैं कि आज के युग में अनेक ऐसी सुशिक्षित एवं सभ्य व्यक्ति हैं जो स्त्री शिक्षा को अवनति का मूल कारण मानते हैं। उनमें से अधिकतर अध्यापक हैं, साहित्यकार हैं, विद्वान हैं। अपने विचार को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि पुराने धर्मशास्त्र एवं संस्कृत के नाटकों से यही प्रमाणित होता है कि स्त्री शिक्षा जरूरी नहीं है। स्त्रियों को पढ़ाने लिखाने से घर की सुख शांति नष्ट होती है। यदि शकुंतला अनपढ़ होती तो अपने पिता के विषय में कटु वचन कभी नहीं कहती, अपने पति के विषय में कटु वचन कभी नहीं कहती। शकुंतला ने अनपढ़ों की भाषा का प्रयोग किया था, अतः अनपढ़ों गंवारों की भाषा सीखना या सिखाना भी अवनति की ओर जाना है। नाटकों में स्त्रियों का प्रकृत बोलना अपढ़ होने का प्रमाण नहीं, अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वह संस्कृत ना बोल सकती थी। संस्कृत ना बोल सकना ना अपढ़ होने का सबूत है और ना गंवार होने का। वाल्मीकि रामायण के तो बंदर तक संस्कृत बोलते हैं। बंदर संस्कृत बोल सकते थे, स्त्रियां ना बोल सकती थीं। आज तो उत्तर रामचरित में ऋषियों की वेदांतवादिनी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी? उनकी संस्कृत क्या कोई गंवारी संस्कृत थी? भवभूति और कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के हैं, उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृत ही बोलता था। भवभूति और कालिदास मतलब संस्कृत साहित्य के बहुत बड़े कवि। इसका प्रमाण पहले कोई दे ले, तब प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को अपढ़ बताने का साहस करे। इसका क्या सबूत है कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृत ना थी? सबूत तो प्राकृत के चलन के ही मिलते हैं। प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा न होती तो बौद्धों तथा जैनों के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते और भगवान शाक्य मुनि तथा उनके चेले प्राकृत ही में क्यों धर्म उपदेश देते? बौद्धों का त्रिपिटक ग्रंथ हमारे महाभारत से भी बड़ा है। उसकी रचना प्राकृत में की जाने का एकमात्र कारण यही है कि उस जमाने में प्राकृत ही सर्वसाधारण की भाषा थी। अतः प्राकृत बोलना और लिखना अनपढ़ और अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं है। जिन पंडितों ने गाथा, सप्तशती, सेतुबंध, महाकाव्य और कुमारपाल चरित आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए हैं, वे यदि अनपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से भी प्रसिद्ध अखबार का संपादक इस जमाने में अनपढ़ और गंवार कहा जा सकता है, क्योंकि वह अपने ज़माने की प्रचलित भाषा में अखबार लिखता है। यदि हिंदी, बांग्ला आदि भाषाएं आजकल की प्राकृत हैं तो शौर सैनी, मागधी, महाराष्ट्री और पाली आदि भाषाएं इस ज़माने की थीं। प्राकृत पढ़कर भी उस ज़माने में लोग उसी तरह सभ्य, शिक्षित और पंडित हो सकते थे जिस तरह की हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि भाषाएं पढ़कर इस ज़माने में हम हो सकते हैं। फिर प्राकृत बोलना अनपढ़ या अपढ़ होने का सबूत है, ये बात कैसे मानी जा सकती है? लेखक कहता है कि प्राचीन संस्कृत नाटकों में स्त्रियां संस्कृत भाषा न बोलकर प्राकृत भाषा में संवाद कहती थीं। इसको अनपढ़ तथा गंवार होने का प्रमाण नहीं समझना है। ऐसे कई जगहों पर जंगली जानवरों से संस्कृत बुलवाई गई है। कालिदास एवं भवभूति के समय में भी
सभी पढ़े लिखे व्यक्ति संस्कृत भाषा में बातचीत करते थे। लेखक ये जानना चाहता है कि इस बात का क्या सबूत है कि प्राचीन कला में प्रकृत आम बोलचाल की भाषा नहीं थी। जैनों तथा बौद्धों के हजारों लिखित एवं ग्रंथ भगवान शाक्य के द्वारा प्रकृत भाषा में उपदेश दिए गए। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि प्रकृत भाषा जनसाधारण की भाषा थी। शौर सैनी, मागधी, पाली, महाराष्ट्री आदि भाषाएं उस समय प्राकृत भाषाओं के अंतर्गत थीं। आज हिंदी, बांग्ला आदि हैं। जिस तरह हम हिंदी, मराठी आदि पढ़ लिख कर सुशिक्षित एवं विद्वान हो जाते हैं, उसी तरह प्राचीन समय में लोग प्राकृत भाषा पढ़ लिख कर शिक्षित कहलाते थे। उसी तरह से प्राचीन समय में लोग प्राकृत भाषा पढ़ लिख कर शिक्षित कहलाते थे। तो इस प्रकार जो लेखक हैं उन्होंने स्त्री शिक्षा के विरोधियों के पर तर्क किए हैं। उन्होंने अपने तर्क दिए हैं कि किस प्रकार लोग स्त्री शिक्षा के विरोधी होते थे।